जय हिंद स्टूडेंट्स। कल्पना कीजिए कि आप 400 साल पहले की यूरोप में हैं। आसमान की ओर देखते ही लोग मानते थे कि सारे ग्रह और तारे एकदम परफेक्ट गोल रास्तों पर चलते हैं। उनका विश्वास था कि ब्रह्मांड गोल गोल घूमते हुए सेलेस्टियल स्फीयर से बना है और इसमें कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती। लेकिन तभी एक व्यक्ति आया जिसने कहा नहीं, ग्रह गोल नहीं बल्कि अंडाकार रास्तों पर चलते हैं। उस समय यह विचार इतना नया और चौंकाने वाला था कि पूरे खगोल विज्ञान को ही बदल दिया। यह व्यक्ति था जॉनसे कैपलर, जिसे हम द फादर ऑफ सेलेस्टियल मैकेनिक्स यानी खगोल यांत्रिकी का जनक कहते हैं। कैपलर का जन्म 27 दिसंबर 1571 को जर्मनी के छोटे से कस्बे व्हीलडेर स्टैट में हुआ। उनका परिवार अमीर नहीं था। पिता हेनरी कैपलर भाड़े के सैनिक थे और अक्सर युद्ध में रहते थे। वे जब कैपलर केवल 5 साल के थे तब परिवार को छोड़कर चले गए और कभी लौटे नहीं। माँ कैथरीना कैपलर सख्त स्वभाव की महिला थी और जड़ी बूटी और दवाओं का ज्ञान रखती थी, लेकिन लोग उन्हें जादू टोना करने वाली महिला समझते थे। यही आरोप बाद में उनके जीवन की सबसे बड़ी परेशानियों में से एक बना। बचपन में ही कैपलर को चेचक यानी स्मॉल पॉक्स हो गया, जिससे उनकी आंखों की रोशनी कमजोर हो गई और हाथ पांव भी कमजोर पड़ गए। वे शारीरिक खेलों या खेती बाड़ी जैसे कामों में अच्छे नहीं थे, लेकिन पढ़ाई में गहरी रुचि रखते थे। वे बहुत छोटी उम्र से ही आसमान की ओर देखना पसंद करते थे। जब वे 6 साल के थे उन्होंने एक धूमकेतु देखा और 9 साल की उम्र में 1580 का पूर्ण चंद्रग्रहण अपनी आंखों से देखा। इन घटनाओं ने उनके दिल में खगोल विज्ञान के बीज बो दिए। उनकी शुरुआती शिक्षा चर्च के स्कूल में हुई, जहां पढ़ाई कठोर धार्मिक अनुशासन के साथ होती थी। लेकिन धीरे धीरे उनकी गणित और खगोल शास्त्र में रुचि बढ़ती गई। बाद में उन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ टैबूनजिन भेजा गया, जहां वे एक थियोलॉजिकल स्टूडेंट यानी धर्मशास्त्र के छात्र के तौर पर दाखिल हुए थे, क्योंकि परिवार चाहता था कि वे पादरी बने। लेकिन उनके गणित के प्रोफेसर माइकल मैस्टलिन ने उन्हें कापरनिकस का विचार बताया कि सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है और सारे ग्रह उसके चारों ओर घूमते हैं। कैपलर को यह विचार बेहद तार्किक लगा और उन्होंने निश्चय कर लिया कि वे अपने जीवन को इसी सिद्धांत को साबित करने में लगाएंगे। 1596 में केवल 25 साल की उम्र में उन्होंने अपनी पहली किताब लिखी, मिस्टीरियम कास्मोग्राफिकम, द कास्मोग्राफिक मिस्ट्री। इस किताब में उन्होंने समझाने की कोशिश की कि ब्रह्मांड में केवल 6 ग्रह क्यों हैं और उनकी दूरी क्यों वैसी है जैसी है। उन्होंने इसे प्लेटोनिक सॉलिड्स नाम की ज्यामितीय आकृतियों से जोड़कर समझाने का प्रयास किया। यह सिद्धांत पूरी तरह सही नहीं था, लेकिन इसने उन्हें प्रसिद्ध बना दिया और उनकी पहचान यूरोप के वैज्ञानिकों में बनने लगी। इसके बाद उनका जीवन टाइको ब्राहे से जुड़ा। 1600 में वे प्राग पहुंचे और टाइको ब्राहे के सहायक बने। टाइको ने 20 सालों तक दिन रात आसमान देखा था और ग्रहों की स्थिति का बेहद सटीक डेटा इकट्ठा किया था। यह डेटा सोने की खान जैसा था, लेकिन टाइको अपने डेटा को आसानी से किसी को नहीं देते थे। धीरे धीरे उन्होंने कैपलर को अपने सबसे भरोसेमंद सहयोगी बना लिया। 1601 में टाइको की मृत्यु हो गई और पूरा डेटा कैपलर के पास आ गया। यही डेटा उनके जीवन की सबसे बड़ी खोजों का आधार बना। अब कैपलर ने अपना ध्यान मंगल ग्रह पर लगाया, क्योंकि मंगल की गति सबसे अजीब थी। वह कभी तेज, कभी धीमा और कभी आकाश में पीछे की ओर चलता हुआ दिखाई देता था। गोल कक्षा का सिद्धांत इसे ठीक से समझा नहीं पाता था। कैपलर ने 8 साल तक लगातार कैलकुलेशंस किए। लगभग 70 बार उन्होंने बार बार अपनी गणनाओं को, अपने कैलकुलेशन को सुधारा और अंत में पाया कि मंगल का पथ गोल नहीं बल्कि अंडाकार है। यहीं से उन्होंने अपना पहला नियम निकाला, ग्रह सूर्य के चारों ओर अंडाकार पथ में घूमते हैं और सूर्य उस अंडाकार के एक फोकस पर स्थित होता है। फिर दूसरा नियम आया, जब ग्रह सूर्य के पास होता है तो तेज चलता है और जब दूर होता है तो धीमा, यानी समान समय में समान क्षेत्रफल तय करता है। और फिर 1619 में तीसरा नियम, किसी ग्रह की परिक्रमा का समय मतलब टी स्क्वायर उसकी सूर्य से औसत दूरी आर की पावर 3 के अनुपात में होता है। ये तीनों नियम, जिन्हें हम आज कैपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन कहते हैं, ने खगोल विज्ञान को हमेशा के लिए बदल दिया। बाद में न्यूटन ने इन्हीं नियमों पर अपना गुरुत्वाकर्षण का नियम बनाया। लेकिन कैपलर की जिंदगी सिर्फ खोजों तक आसान नहीं थी। उन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ा। उनकी मां कैथरीना पर जादू टोना का आरोप लगा और 14 महीने जेल में रखा गया।
केपलर ने अपने ज्ञान और तर्क से उन्हें बचाया। उनके परिवार में भी दुख कम नहीं थे। उनकी पहली पत्नी बारबरा की जल्दी मृत्यु हो गई। उनके 6 बच्चों में से 3 बचपन में ही गुजर गए। आर्थिक स्थिति भी लगातार खराब रही और उन्हें कई बार नौकरियां छोड़नी पड़ी। इसके बावजूद उन्होंने लगातार काम जारी रखा। उन्होंने ऑप्टिक्स यानी प्रकाश विज्ञान पर बड़ा योगदान दिया। उन्होंने आँख की संरचना और दृष्टि को समझाया, दूरबीन को बेहतर बनाने के सिद्धांत दिए और 1604 में उन्होंने एक नया तारा देखा जिसे हम आज कैप्लर्स सुपरनोवा कहते हैं। उनकी लिखी एस्ट्रोनॉमिया नोवा, हार्मोनिक्स मुंडी और रुडोल्फिन टेबल्स खगोल विज्ञान की बुनियादी किताबें बन गई। आखिरकार 15 नवंबर 1630 को मात्र 58 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। वे अपने साथ एक ऐसी विरासत छोड़ गए जिसने पूरी दुनिया की सोच बदल दी। आज भी जब नासा ने 2009 में एक टेलीस्कोप लॉन्च किया ताकि नए ग्रह खोजे जा सके, तो उसका नाम रखा गया केपलर स्पेस टेलीस्कोप। इस टेलीस्कोप ने 2600 से ज़्यादा नए ग्रह खोजे, यानी उनकी खोजों की गूंज 400 साल बाद भी अंतरिक्ष में सुनाई देती है। तो स्टूडेंट्स, केपलर की कहानी हमें यह सिखाती है कि कठिनाइयाँ चाहे जैसी भी हों, गरीबी, अमीरी, परिवार की समस्याएं या समाज का विरोध, अगर आपके अंदर जिज्ञासा और सच्चाई की खोज का जुनून है, तो आप पूरी तरह दुनिया की सोच बदल सकते हैं। केपलर ने सचमुच साबित किया कि विज्ञान सिर्फ गणितीय समीकरण नहीं, बल्कि प्रकृति के रहस्यों को उजागर करने का एक तरीका है।